वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? रुको, स्क्रॉल मत करो। अगर तुम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो तुम्हारे सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फर्क है। इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, ये वो टॉपिक है जहां से हर साल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। एग्जाम में पूछ लिया लोन वुल्फ अटैक क्या है, प्रॉक्सी वॉर क्या है, हवाला क्या है। लेकिन अगर तुमने ये एक वीडियो पूरा देख लिया तो ये टॉपिक तुम्हारा सबसे स्ट्रांग बन जाएगा। वन शॉट में पूरा सिलेबस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस ट्रिक्स। ये क्लास तुम्हें सीधे सिलेक्शन के करीब ले जाएगी। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो टॉपिक का मास्टर बना दूंगा, चुटकी में मैं तैयार करा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के मास्टर क्लास नोट्स और कुछ बहुत ही शानदार पीडीएफ सामग्री है। और देखिए, हमारा मिशन यहाँ सिर्फ इन पन्नों में लिखित तथ्यों को रट्टा मारना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें ये समझना है कि देश के भीतर का ये जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, ये काम कैसे करता है, खतरे किस शक्ल में आते हैं और भारत का डिफेंस मैट्रिक्स उन्हें कैसे बेअसर करता है। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं जो पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र की बाहरी ढाल कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो तब तक अधूरी है जब तक देश के भीतर शांति ना हो। बिल्कुल। आप दुनिया की सबसे अभेद्य सीमाएं बना लें, बेहतरीन लड़ाकू विमान खरीद लें, लेकिन अगर सीमा के अंदर का समाज ही दंगों या आतंकवाद से जूझ रहा है तो वो बाहरी ढाल किसी काम की नहीं रह जाती। एक मजबूत एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। इस व्यवस्था की जड़ से शुरू करते हैं। घर के बाहर और घर के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी असल में है किसकी? जो हमारे नोट्स हैं वो इससे बहुत स्पष्ट करते हैं। बाहरी सुरक्षा यानी सीमाओं की रक्षा, वो सीधे तौर पर रक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। ठीक है। और आंतरिक सुरक्षा, वो गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी है, जो देश के अंदर शांति बनाए रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा संवैधानिक पेच है। अगर हम संविधान की 7वीं अनुसूची को देखें तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर तो पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है। हाँ, स्टेटलेस में आता है और यहीं से सबसे बड़ी कंफ्यूजन शुरू होती है। वही तो, अगर पुलिस राज्य का विषय है तो केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा में दखल कैसे दे सकता है? मतलब ये तो सीधे सीधे नियमों का टकराव लगता है ना? सतह से देखने पर ये टकराव लगता जरूर है और एग्जाम में ये सवाल बहुत बार फंसाता भी है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे अनुच्छेद 355 के जरिए बहुत ही खूबसूरती से सुलझाया है। अच्छा, आर्टिकल 355। हाँ, इसके तहत ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाए। मतलब सामान्य स्थिति में राज्य पुलिस ही सब संभालती है, लेकिन जब स्थिति राज्य पुलिस के हाथ से निकल जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा दंगा या आतंकी हमला हो जाए, बिल्कुल, तब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। तो ये कोई नियमों का टकराव नहीं बल्कि एक सुरक्षा जाल है। समझ गए। मतलब राज्य की ताकत अपनी जगह है, लेकिन बैकअप में केंद्र हमेशा मौजूद है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये सुरक्षा जाल टूटता कैसे है, क्योंकि आज पारंपरिक युद्ध की जगह तो पूरी तरह से आतंकवाद ने ले ली है। हाँ, और आतंकवाद के भी अब नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। जैसे नोट्स में एक टर्म है, लोन वुल्फ अटैक। ये सुनने में ही काफी डरावना लगता है। ये सच में डरावना है, क्योंकि इसे पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। इसमें कोई व्यक्ति किसी संगठन से सीधा नहीं जुड़ा होता। मतलब वो बस इंटरनेट पे कुछ देखा, कट्टरपंथी विचारों से प्रेरित हुआ और हमला कर दिया। बिल्कुल, कोई प्लानिंग नहीं, कोई नेटवर्क नहीं जिसे एजेंसियां ट्रैक कर सकें। बाप रे। और इसके अलावा एक और है, प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध। हाँ, ये तब होता है जब कोई देश आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकता। जैसे पाकिस्तान की नीति है ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, 1000 घाव देकर खून बहाना। मतलब सीधे मत लड़ो, बस चुपके से आतंकी भेजते रहो। एकदम सही, लेकिन इन दोनों ही तरीकों को चलाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है पैसा। टेरर फंडिंग। और यहाँ ये नोट्स नार्को टेररिज्म के नेक्सस की बात करते हैं। मतलब आतंकवाद को पैसा नशे के कारोबार से मिलता है। हाँ, और इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए। हम दो बहुत ही खतरनाक ड्रग्स उत्पादक क्षेत्रों के ठीक बीच में हैं। वो स्वर्णिम अर्धचंद्र और स्वर्णिम त्रिभुज वाले इलाके। बिल्कुल, पश्चिम में गोल्डन क्रेसेंट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। यहां से अफीम और चरस ड्रोन के जरिए भारत आती है। और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल है,
म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, जहां से वो रुआक और मेकोंग नदियों के रास्ते सिंथेटिक ड्रग्स आती हैं। और जब ये दोनों रास्ते मिलते हैं ना, तो सुरक्षा की भाषा में उसे द डेथ क्रेसेंट कहा जाता है, मौत का अर्धचंद्र। और इस नार्को नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए एनसीबी ने 1986 के बाद से कई कदम उठाए हैं, जैसे हाल ही में उनका निदान पोर्टल आया है। हाँ, निदान पोर्टल नार्को अपराधियों का पूरा डेटाबेस रखता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्टल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने अक्सर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग को एक ही समझा है। क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। दोनों ही अवैध पैसे से जुड़े हैं, लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अपराध से कमाए गए काले पैसे को सिस्टम में घुमाकर सफेद करना, उसे वैध दिखाना। अच्छा, और हवाला? हवाला एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है। इसमें पैसा बिना टैक्स दिए, बिना किसी बैंक रिकॉर्ड के अवैध तरीके से ट्रांसफर होता है। मतलब हवाला में पैसा बैंकिंग सिस्टम में आता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो बाहर ही बाहर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, और इसीलिए आतंकी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। खैर, विदेशी फंडिंग और प्रॉक्सी वॉर से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, तो एक और खतरा है जो पूरी तरह से घर के अंदर ही पैदा हुआ है, नक्सलवाद। हाँ, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत पुरानी और गहरी चोट है। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। चारों मजूमदार और कानू सान्याल इसके संस्थापक थे, और आज ये रेड कॉरिडोर में फैल चुका है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार। बिल्कुल। ये तो मुझे किसी ऑटो इम्यून बीमारी की तरह लगता है ना, जहां शरीर की अपनी कोशिकाएं ही शरीर पे हमला कर रही हैं। लेकिन इसे रोकने के लिए हमारी जो पारंपरिक पुलिसिंग है, वो काम क्यों नहीं आती? क्योंकि ये कोई आम अपराध नहीं है, ये गुरिल्ला युद्ध है। सामान्य पुलिस की ट्रेनिंग थानों में काम करने या शहर के अपराध रोकने के लिए होती है, जंगलों में लड़ने के लिए नहीं। सही कहा। इसीलिए विशिष्ट बलों की जरूरत पड़ी। जैसे 1989 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रे हाउंड्स बनाए गए, जो एंटी नक्सल पुलिस है। हाँ, और फिर 2008 में सीआरपीएफ ने अपनी कोबरा बटालियन बनाई, जो गुरिल्ला युद्ध में एकदम माहिर है। और शायद सरकार भी समझ गई थी कि सिर्फ हथियारों से बात नहीं बनेगी, इसीलिए 2017 में वो समाधान मास्टर प्लान लाया गया। बिल्कुल। समाधान का एस कहता है स्मार्ट लीडरशिप, यानी आपको उसी इलाके को समझना होगा, आदिवासियों का विश्वास जीतना होगा। मतलब जड़ से खत्म करना होगा। अच्छा, जंगलों से अब जरा उस खतरे की तरफ चलते हैं जिसकी कोई भौतिक सीमा ही नहीं है, साइबर आतंकवाद। ये आज के समय का सबसे अदृश्य युद्ध क्षेत्र है। सच में? तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के समय में बिना एक भी गोली चलाए कोई हैकर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर पूरे शहर को अंधेरे में ढकेल सकता है? तकनीकी रूप से देखें तो हाँ, बिल्कुल संभव है, अगर वो किसी पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम को हैक कर ले। इसीलिए तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 66F लाई गई है, जिसमें साइबर आतंकवादी की परिभाषा और सजा है। हाँ, और इसके साथ ही धारा 70A के तहत NCI-ICP बनाया गया है। इसका काम ही हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करना है, जैसे न्यूक्लियर प्लांट या पावर ग्रिड। और अगर साइबर हमला हो ही जाए तो उसके लिए सर्टेन है हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। और 2018 में I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया है, गृह मंत्रालय के तहत। और 26/11 के हमलों के बाद वो जो नेट ग्रिड जैसी प्रणाली आई है, उसने तो खुफिया एजेंसियों का डेटा पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है ना? बिल्कुल। नेट ग्रिड का मकसद ही यही है कि सारी एजेंसियां आपस में बात करें, डिजिटल और फिजिकल दोनों खतरों के डॉट्स को कनेक्ट किया जा सके। बहुत खूब। अब जब खतरे इतने सारे हैं, भौतिक, वित्तीय और डिजिटल, तो स्वाभाविक है कि हमारा डिफेंस मैट्रिक्स भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। हाँ, और हमारे पास एजेंसियों और बलों का एक पूरा जाल है। तो चलिए एजेंसीज को डिकोड करते हैं। खुफिया जानकारी के लिए हमारे पास आईबी है, जो 1887 में बनी और गृह मंत्रालय के तहत देश के अंदर नजर रखती है। और रॉ 1968 में बनी, ये पीएमओ के अधीन है और देश के बाहर की जासूसी करती है। अच्छा, और 26/11 के बाद जो NIA बनी, उसका काम तो सिर्फ आतंकवाद की जांच करना है ना? हाँ, वो 2008 में बनी और गृह मंत्रालय के अधीन है। और सीबीआई जो 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर बनी थी, वो भ्रष्टाचार के मामलों को देखती है। बिल्कुल।
लेकिन यहाँ एक बहुत ट्रिकी पॉइंट है जो कैंडिडेट्स अक्सर गलत कर देते हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को लेकर। अरे हाँ, ईडी तो हमेशा वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे भागती है। तो ये किस मंत्रालय के अधीन होगी? लोग सोचेंगे गृह मंत्रालय, लेकिन पैसा है तो वित्त मंत्रालय। बिल्कुल, पैसा है तो वित्त मंत्रालय, सुरक्षा है तो गृह मंत्रालय। ये ट्रिक याद रखनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम सीमा सुरक्षा बलों की बात करें तो म्यांमार सीमा पर हमारी सबसे पुरानी फोर्स असम राइफल्स है, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। 1835 में बनी थी। और चीन तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर वहाँ बीएसएफ है, जो अब घुसपैठ रोकने के लिए CIBMS जैसी स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल कर रही है। और देश के अंदर का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल वो CRPF है, 1939 में बना था। और जब आतंकवादियों से सीधा मुकाबला हो तो वहाँ NSG आती है, वो ब्लैक कैट कमांडोज। हाँ, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए SPG है। मतलब हर खतरे के लिए एक खास फोर्स है। हाँ, लेकिन इन फोर्सेस को कानूनी ताकत भी तो चाहिए। बिल्कुल, और एग्जाम के लिए ये कायदे कानून बहुत अहम है, जैसे BNS 2023। हाँ, जिसमें धारा 152 के तहत राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और धारा 113 में आतंकवादी कृत्य को पहली बार इतने अच्छे से परिभाषित किया गया है। यहाँ मुझे एक चीज याद आ रही है, जो हमने शुरुआत में लोन वुल्फ अटैक की बात की थी, उसके लिए भी तो कानून में कुछ बदलाव हुआ था ना? हाँ, आप UAPA के 2019 वाले संशोधन की बात कर रही हैं। हाँ, तो क्या अब सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि एक अकेला इंसान भी तकनीकी रूप से आतंकवादी घोषित हो सकता है? बिल्कुल सही। पहले ये कानून सिर्फ संगठनों पर लागू होता था, लेकिन अब अगर कोई अकेला कट्टरपंथी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में शामिल है तो उसे भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये लोन वुल्फ खतरे का सीधा जवाब है। ये तो बहुत जरूरी कदम था। इसके अलावा AFSPA भी है, जो सेना को अशांत क्षेत्रों में विशेष अधिकार देता है। किसी भी देश की जो पहली लेयर होती है वो उसकी खुफिया जानकारी होती है। जैसे 1999 के कारगिल युद्ध के बाद जो हुआ, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच जानकारी शेयर करने के लिए वो मैक बनाया गया ना, मल्टी एजेंसी सेंटर। हाँ, और फिर 26/11 के बाद तो चीजें बिल्कुल बदल गईं। सभी खुफिया एजेंसियों का डेटा एक जगह पर केंद्रित करने के लिए नाइट ग्रिड लाया गया। तो बेसिकली अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि मैक एक ग्रुप चैट की तरह है जहां सब बात करते हैं, और नेट ग्रिड एक सेंट्रलाइज क्लाउड सर्वर की तरह है। बिल्कुल, एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। 26/11 ने साबित कर दिया था कि डेटा इतना ज्यादा है कि आप उसे अलग अलग फाइलों में नहीं ढूंढ सकते। टाइम लग जाएगा बहुत। एग्जैक्टली। हमें सारे डॉट्स कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल हब चाहिए था, जो नेट ग्रिड ने प्रोवाइड किया। ऑपरेशन ऑल आउट का, जो 2017 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए शुरू किया गया था। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन हमारी स्लाइड में सामने आता है, वो मुझे किसी एक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लगा। अच्छा, वो कैसे? मैं बात कर रही हूँ ऑपरेशन ध्वस्त की, जिसे NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चलाया था। इसे पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे सारे अलग अलग विलन एक साथ आ गए हों। अरे हाँ, ये तुलना काफी सटीक है। मतलब अक्सर आम धारणा ये होती है कि आतंकवादी अपना काम अलग कर रहे हैं, गैंगस्टर अलग हैं और ड्रग तस्कर अपना अलग धंधा चला रहे हैं। हाँ, लोगों को यही लगता है। लेकिन ऑपरेशन ध्वस्त ने इस गलतफहमी को तोड़ा। इसे टेरर गैंगस्टर ड्रग नेक्सस कहा जाता है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर FATF काम करता है, जो 1989 में पेरिस में बना था। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में जाता है तो उस पर निगरानी बढ़ जाती है, और ब्लैक लिस्ट का मतलब है पूर्ण आर्थिक 2022 में भारत ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगली स्लाइड में 10 ऐसे सुपर फैक्ट्स हैं जो सीमा सुरक्षा और विशिष्ट चुनौतियों से जुड़े हैं। हाँ, वो बहुत क्रिटिकल स्लाइड है। तो इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये उत्तरी सीमावर्ती, विशेष रूप से चीन बॉर्डर से सटे गांव के विकास के लिए है। दूसरे नंबर पर है सागर कवच। ये तट रक्षक बल जो 1977 में बना था और नौसेना और पुलिस का एक जॉइंट कोस्टल एक्सरसाइज है। समंदर की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। फिर तीसरा तथ्य है UNODC, जो 1997 में बना और वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ये ड्रग्स रोकने का UN ऑफिस है। चौथा है Z+ सिक्योरिटी, जो राज्य पुलिस, CRPF और NSG मिलकर देते हैं। ये तो VIP सुरक्षा का हिस्सा हो गया। और पांचवा फैक्ट थोड़ा गंभीर है। इसमें सिमी और लश्कर-ए-तोयबा जैसे धार्मिक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का जिक्र है।
ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा सिरदर्द है। और छठा है सिख फॉर जस्टिस, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है और कनाडा, यूके और यूएसए में सक्रिय है। यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा, जब खतरे विदेशी धरती से ऑपरेट कर रहे हों तो सिर्फ हथियारों से काम नहीं चलता। तो फिर क्या करना पड़ता है? इसके लिए कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सहारा लेना पड़ता है। समझ गई। 7वां फैक्ट है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद, जो तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए है और वर्तमान में अनिल चौहान जी इस पद पर हैं। 8वां फैक्ट मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, ब्रू रियांग समझौता 2020। ये त्रिपुरा और मिजोरम के शरणार्थियों से जुड़ा मामला था। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे दशकों पुराने विस्थापन के मुद्दे को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाया जा सकता है। 9वां फैक्ट है रेड कॉर्नर नोटिस, जो भागे हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए इंटरपोल जारी करता है। और 10वां है PMLA 2002 यानी काले धन को सफेद करने से रोकने का कानून, जिस पर ED काम करती है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।